हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से, पूरे साइंस के सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। और पूरा का पूरा सही आंसर आप लगा के आइएगा। चलिए दोस्तों, आप बस ध्यान से इसको देखते जाइए। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, वृक्क है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, उससे स्रावित होने वाला हार्मोन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पुष्प का नर जननांग कहलाता है दोस्तों। तो पुष्प का जो नर जननांग है दोस्तों, आपको याद रखना है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पुंकेसर कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्या कहलाएगा, पुंकेसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है दोस्तों, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मानिया में होता है। यानी ऑप्शन मेरा डी है दोस्तों, जो बिल्कुल सही आंसर है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, युग्मक होते हैं, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, युग्मक होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमेशा द्विगुणित होते हैं। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सोमैटोस्टेनिन है। सोमैटोस्टेनिन क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना, सोमैटोस्टेनिन जो है एक वृद्धि हार्मोन है दोस्तों। मैं पक्का कहता हूं दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको सेंट्रल एग्जाम में देखने को मिलेगा, मैट्रिक में। ठीक है दोस्तों, जो इसको ध्यान से देख लीजिए आप। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क की बोल रहा है दोस्तों, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग क्या है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सेरिब्रम है। क्या है दोस्तों, सेरिब्रम। ये सर्वाधिक विकसित भाग होता है दोस्तों, पूरे मस्तिष्क का 3 भाग होता है। आपको याद रखना, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। मस्तिष्क 1650 ml का होता है, यानी कि उसका वजन 1.5 kg होता है। आपको याद रखना है दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है दोस्तों। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, एडीएच। क्या होगा दोस्तों, एडीएच पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो रंध्र का मुख्य कार्य प्रकाश, मतलब गैस आता है अंदर और फिर बाहर निकलता है, यानी गैस का विनिमय। क्या हो जाएगा दोस्तों, गैस का विनिमय। यानी ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे दोहरा गया, तो इसका डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। तो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या है दोस्तों, आपको याद रहा, समवृत्त अंग है। क्या है दोस्तों, समवृत्त अंग है। 12 नंबर, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का कारण होता है दोस्तों। तो लाल, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में ऑटोसम की जोड़ियां जोड़ियां की संख्या होती है। आपको याद रखना, 22 जोड़ी क्या होती है, ऑटोसम होती है। जब 22 जोड़ी क्या होती है, ऑटोसम की जोड़ियां होती है। और 2 जोड़ी होती है, लिंक क्रोमोसोम होता है। ठीक है ना, लिंक क्रोमोसोम 2 होता है और 22 क्या होता है, ऑटोसोम होता है। आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन करा, पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, द वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। याद रखना है। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना, नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तांत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है, क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं दोस्तों, सिनेप्स। गोबर छत्ता क्या है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों, गोबर छत्ता क्या है, एक मृत जीवी है। क्या है दोस्तों, सैप्रोफाइटिक है। आपको याद रखना है, सैप्रोफाइटिक, सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वर्तिका। क्या कर रहा है दोस्तों, वर्तिका क्या है, थोड़ा ध्यान, वर्तिका भाग किसका भाग है दोस्तों, वर्तिका। तो आपको याद रखना है, जायांग का भाग किसका है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दांत का कठोरतम भाग, सबसे मजबूत भाग दांत का कठोरतम भाग क्या है दोस्तों, तो इनामेल है। डी ऑप्शन मेरा सही आंसर है।
20 नंबर क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा जो होते हैं ना दोस्तों, वो मांसाहारी होते हैं। क्या होता है? मांसाहारी स्थित होते हैं। नेक्स्ट, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग, देखिए गर्म जल हमको प्राप्त करना है और सौर जल तापक का उपयोग करना है, तो दोस्तों आप किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। किस दिन नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन हम नहीं कर सकते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, समजात अंगों का उदाहरण है, ऑप्शन देख लीजिए, समजात अंगों का उदाहरण क्या है? मानव तथा हाथ, मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। बी में लिखा हुआ है मानव दांत तथा हाथी के दांत। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद सी में आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी। ठीक है ना। डी में लिखा इनमें से सभी। क्या लिखा है? डी में इनमें सभी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रागकोश में होते हैं? निम्नलिखित में कौन प्रागकोश में? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रागकोश में क्या होते हैं? प्रागकण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो देखिए आहार श्रृंखला, घास बकरी को खाता है, बकरी को कौन खाता है? मानव खाता है। यानी कि 25 का क्या हो जाएगा? बी मेरा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 26 नंबर, यही पूछा जाएगा आपको अभी एग्जाम में। फिलोसोफिक जूलॉजी की जो है नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो आपको याद रखना है ये लामार्क के द्वारा लिखा गया है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना छाल में संचित होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का साल सबसे ज्यादा होता है? तो आपको याद रखना हवा में। निर्वात में सबसे ज्यादा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद जल में, उससे कम क्या शीशा में। आपको याद रखना। चलिए, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो आपको याद रखना अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। नेक्स्ट, क्या विभक्त वलय। विभक्त वलय देखिए इसी करके आप बनाए होंगे। विभक्त वलय का प्रयोग क्या करा? विभक्त वलय का प्रयोग किस उपकरण में होता है? तो विद्युत मोटर में होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे ज्यादा क्या होता है? उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट, सौर कुकर के लिए देखो वही क्वेश्चन है, अवतल दर्पण हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना काला। कैसा होता है? काला होता है। ये 34 का बी हो गया आंसर। नेक्स्ट, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो आपको याद रखना बैटरी से डिस्ट धारा निकलती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का क्या संबंध रहेगा? देखिए सघन माध्यम से, डेंसर मीडियम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो अविलंब से क्या हो जाएगा दोस्तों? दूर चला जाएगा। यानी कि आपतन कोण या अपवर्तन कोण बड़ा होगा दोस्तों। 36 का क्या हो जाएगा? तो 36 का आपको याद रखना बी हो जाएगा, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। देखिए समांग माध्यम में प्रकाश क्या होता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। आपको याद रखना दोस्तों, समांग माध्यम में प्रकाश क्या होता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। लेंस का सूत्र आपको याद, 1/b-1/u=1/f लेंस का सूत्र होता है। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो आपको बैजानी हपीनाला वाला याद होगा। तो देखिए लाल का क्या होता है? सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर, उसकी क्षमता क्या होगी? तो याद रखिएगा P=1/f होता है, यानी 1/1 हो जाएगा, यानी कि 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 डायोप्टर। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों, ध्यान देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन क्या है? ये नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बी नंबर क्या हो गया? नहीं करता है। कोई डाउट दोस्तों? आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। इसी को पार्श्व क्रम भी कहते हैं, समांतर यानी ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूत्र का रंग पीला किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो देखिए पवन तो है, जल भी है, सूर्य भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी, यानी पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ऑप्शन डी आंसर। लैंगिक जनन संचालित रोग एड्स, क्या एड्स क्या लैंगिक जनन संचालित रोग है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? क्या कह रहा है? सुचालक है। देखिए सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, तो ग्रेफाइट मेरा सही आंसर है। और धातु होते भी विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? जैव घटक, देखिए जैव घटक बोल रहा था, कवक हो जाएगा दोस्तों, यानी मिट्टी, वायु, तापमान है कवक। जैव है ना, जैविक चीज है दोस्तों, सांस लेता है। नहीं, जैविक चीज है, सजीव है। हो गया ना, जैव घटक हो गया। नेक्स्ट, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। ध्यान से देखिए, विद्युत उपकरण का धातु आवरण कहाँ जोड़ा जाता है? तो अर्थ वायर से जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? विद्युत मोटर का उपयोग किस में होता है? विद्युत पंखा में, टेप रिकॉर्डर में, लेथ मशीन में, तो इसका डी हो जाएगा, तीनों में होता है विद्युत मोटर का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दो हल्के नाविकों से जुड़ के भारी, दो हल्का हल्का नाविक जुड़ करके भारी नाविक बना रहा है, नाभिकीय संलयन हो गया दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि कार्बन जो है आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये वर्ग 14 में है। किसमें है? वर्ग 14 में। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपको याद रखना है एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है दोस्तों? एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो धातु बोलेगा तब पारा, और धातु बोलता था ब्रोमीन। ठीक है ना। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है दोस्तों? तो पारा, Hg। मरकरी, ये क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सोडियम की संयोजकता एक होती है, क्या इसका क्या 11 होता है ना, बांटेंगे 2 8 और फिर क्या जी एक, लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो गया? एक हो गया। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको ध्यान में रखना है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या आ गया दोस्तों? CSO4.2H2O, डी आंसर मेरा सही। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो देखिए दोस्तों अधिकतर जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्षारीय होते हैं। क्या होता है? क्षारीय। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणु के बीच कितने, नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच त्रिबंध होता है। क्या होता है दोस्तों? त्रिबंध होता है, तीन बंधन होता है, यानी ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, सोडियम के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों, सोडियम के बाहरी सेल में, क्या अंतिम वाला सेल में कैगो इलेक्ट्रॉन होता है? तो आपको याद रखना, सोडियम के बाहरी सेल में ना दोस्तों, कि एक इलेक्ट्रॉन, अभी थोड़ा देर पहले बता गया ना यहाँ पे कि सोडियम के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपको याद रखना, सोडियम के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है ना, धनात्मक में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके किया जाता है? तो आपको याद रखना है कौन सा धातु है जो गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके किया जाता है? तो आपको याद रखना कॉपर है वो धातु। क्या है दोस्तों? कॉपर। नेक्स्ट, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह जल में विलय भी होता है। अगर वे जल में क्या होते हैं? विलय भी होते हैं। तो आपको याद रखना ये कौन सा धातु होगा दोस्तों? तो ये है अपना कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल्फ्थलीन जो है सूचक का, ये फिनोल्फ्थलीन जो है, फिनोल्फ्थलीन सूचक जो है क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है? कैसा रंग देता है? तो आपको याद रखना है फिनोल्फ्थलीन जो है क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है? तो दोस्तों ये जो रंग देता है वो गुलाबी रंग देता है। कैसा देता है दोस्तों? गुलाबी। आपको याद रखना है फिनोल्फ्थलीन सूचक क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देगा? गुलाबी रंग देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। तो देखिए दोस्तों, एसिटिक अम्ल CH3COOH है ना, एसिटिक अम्ल है ना ये वो मेथेन, दूसरा एथेन, एथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है एथेनोइक अम्ल। अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो कॉपर नहीं करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में धातुओं का युग्म कौन है? धातुओं का युग्म बोल रहा है दोस्तों। तो कार्बन गंधक में अधातु कार्बन है, सोना फास्फोरस, फास्फोरस क्या है? अधातु है, गंधक क्या अधातु है। अब इसमें सोडियम कैल्शियम क्या धातु है। तो चलिए ऑप्शन ए जल्दी से निकल लेते हैं आगे। हीरा अपरूप किसका है? कार्बन का अपरूप है। आगे निकल लेते हैं। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, कॉपर की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, आपको ध्यान में ये रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉपर की परमाणु संख्या आपको ध्यान में होना चाहिए, 29 है। कितना है दोस्तों? कॉपर की परमाणु संख्या कितना है? 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है तो टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो कौन सी धातु है दोस्तों जो ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो आपको याद रखना है आयरन। कौन है दोस्तों? आयरन। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में कौन अमलगम है? तो आप देखो 69 में क्या कर रहा है, कौन अमलगम है? आपको याद रखना कॉपर और जिंक। निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो याद रखिएगा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बोल रहा है दोस्तों। सुचालक यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहा है? सुचालक है। यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि सबसे अति क्रियाशील धातु, ये नहीं कर रहा है, सुचालक बोल रहा है। तो ये हो जाएगा क्या जी दोस्तों? चांदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से विस्थापित सकती है ना? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को क्या कर सकता है? विस्थापित। जो जिंक से अधिक क्रियाशील रहेगा वही ना विस्थापित करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? कॉपर। क्या आ जाएगा दोस्तों? कॉपर। नेक्स्ट देख लेते हैं। करा कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाता है, यानी ऑक्सीजन से संयोग, ऑक्सीकरण अब किया, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। आपको याद रखना है दोस्तों, उपचयन। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? देखिए इसमें OH है, OH है ना, तो OH किसका है? तो ये क्षारीय लवण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्षारीय लवण। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना? तो 7 आपको याद रखना है। अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है दोस्तों? तो अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? हम कमी कर लेंगे, पुनर्चालन कर लेंगे, पुनरुपयोग कर लेंगे, यानी में सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए? जूट का थैला बिल्कुल सही, कपड़ा का थैला बिल्कुल सही, कागज का थैला ये भी सही, यानी ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। 78, कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कोयला में भी हाइड्रोजन होता है, पेट्रोलियम में भी हाइड्रोजन होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। कार्बनिक यौगिक होते हैं, दोनों में हाइड्रोजन होते हैं। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो वर्षा जल को भूमिगत जल में पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बोरवेल का, डगवेल, दोनों का किया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? तो आपको याद रखना दोस्तों, कैल्शियम और स्कैंडियम जो है ये हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यदि अभी अभी तक मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो को देख लिया, अच्छी बात है, और यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ बोलिए एक बार, जय हिंद।